सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस बैंक ने अपने रिटेल टर्म डिपॉजिट योजना अमृत कलश इसको फिर से शुरू किया। तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अभी एसबीआई ने अपने रिटेल टर्म डिपॉजिट योजना इसको फिर से शुरू किया है जिसका नाम क्या है, अमृत कलश। और इसमें क्या होगा, मतलब इसमें 400 दिनों तक आपको अपना पैसा जमा करना होगा, मतलब 400 दिनों के लिए पैसा छोड़ना होगा। तो उसके बदले सामान्य व्यक्ति को तो 400 दिनों के लिए जो उन्होंने जमा किया है, डिपॉजिट किया है, उस पे 7.1% का ब्याज मिलेगा। या अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो 7.6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। पहले इस योजना को 15 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था और ये 31 मार्च 2023 तक मान्य थी, लेकिन अभी इसे एक बार फिर से शुरू किया गया है। तो अब ये 12 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 तक मान्य है, यानी कि इस बीच में अगर आप पैसा जमा कराते हो अपना तो ये स्कीम मान्य होगी। अभी एसबीआई की बात करें, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी टैगलाइन होती है द बैंक टू एवरी इंडियन, और इसी नाम से अभी इसने अपनी कॉफी टेबल बुक को भी लॉन्च किया। इससे पहले अभी एसबीआई ने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। श्रीनगर में जो डल झील है उसमें तैरता हुआ एटीएम खोलने वाला पहला बैंक बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके जो पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार, उन्होंने बुक लिखी है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम से। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। अच्छा, बाकी एक्सिस बैंक की बात करें तो भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपेस्ट ने लॉन्च की। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन ने 13वां एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार जीता। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी महिलाओं के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट स्कीम को लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर आप बताइए, अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा स्टारशिप। तो एलन मस्क की स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने अपना स्टारशिप रॉकेट को लॉन्च कर दिया है, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट है। ये रॉकेट 2 हिस्सों में बटा है, जिसके आगे वाले हिस्से में अत्यधिक हैवी रॉकेट बूस्टर है, जबकि दूसरे वाले हिस्से में कार्गो व क्रू का स्पेस क्राफ्ट है। तो इस 120 मीटर ऊंचे या 120 मीटर लंबे स्टारशिप को इंसानों को चंद्रमा और मंगल पर ले जाने के लिए बनाया गया है। हाइट आपको पता चल गई 120 मीटर है और इसका डायमीटर यानी कि इसका व्यास है 9 मीटर का। ये फुल्ली रीयूजेबल है, मतलब इसे आप बार बार कई बार इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 100 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, 100 लोगों की कैपेसिटी है। अच्छा, अभी आपको याद होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति यानी कि जुपिटर और उसके उपग्रहों के स्टडी के लिए अभी एक मिशन शुरू किया था। उस मिशन का नाम क्या है? जूस मिशन। आर्टेमिस मिशन ये चंद्रमा के लिए है, नासा इसको लॉन्च करेगा। इसमें अभी 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे स्पेस में, इनमें से एक महिला भी है। और महिला का नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच है। अभी नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख कौन बने थे? अमित क्षत्रिया। अभी नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निकोला फॉक्स को। चलो बताओ, रशिया की जो स्पेस कंपनी है रॉसकॉस्मोस, उसने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए एक खाली अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? सोयूज अंतरिक्ष यान। और अमेरिका और भारत यानी कि नासा और इसरो ने मिलकर के एक सैटेलाइट बनाया है, जिसको इस साल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। उसका नाम क्या है? निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। चलो बताओ, नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की? ड्रेको। इसमें नासा रॉकेट में परमाणु इंजन यूज करेगा ताकि कम समय में लंबी दूरी तय की जा सके। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना आप, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस ये कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना करने वाले फ्रैंक श्नाबेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? देखो, थीम तो वैसे बहुत लंबी है, लेकिन आप स्टार्टिंग का याद रख लो, एक्सेस फॉर ऑल। पहली बार इस दिन को 1989 में मनाया गया था। हीमोफीलिया ये क्या है?
ये एक अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, चोट लग जाती है अगर आपको कहीं पे, तो आपने देखा होगा ब्लड निकलता है, उसके बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, मतलब उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो इसमें चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉट नहीं होता और ब्लड बहता रहता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, किसकी कमी से होता है? तो इसमें रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसकी कमी होती है और उसी के कारण से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। इसे हम कहते हैं, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसे हम क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं। अच्छा, इसी रोग को, हीमोफीलिया रोग को ब्रिटिश रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि महारानी विक्टोरिया को भी ये बीमारी थी, इसीलिए इसे शाही बीमारी यानी कि रॉयल डिजीज भी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब होता है? तो 17 मई को होता है, जबकि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है 14 जून को। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो एक बार अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने पढ़े उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस और 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 14 अप्रैल को ही विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस और अभी 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे के रूप में हमने मनाया। तो अप्रैल के इतने इंपॉर्टेंट डेज हो चुके हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया? तो अभी भारत के द्वारा शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का नेपाल संस्थापक सदस्य बन गया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 9 अप्रैल 2023 को ही की थी। क्या है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो बाघों, शेरों, तेंदुओं, हिम तेंदुओं यानी कि स्नो लेपर्ड्स, चीता, जगुआर सहित 7 बड़ी बिल्लियों प्रजातियों का संरक्षण करना। वैसे आपको बता दूं, नेपाल में बाघ की आबादी 2022 में 335 हो गई है, जो कि 2010 में 121 थी। और नेपाल ने 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का जो अपना लक्ष्य था उसको भी हासिल कर लिया। वैसे भारत में अब बाघों की संख्या कितनी हो गई है, ये नया डेटा है, याद रखना, 3167। सबसे ज्यादा आपको पता है कहां पर है? मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट अभी नए बन गए, नाम है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल की बात करें तो भारत के 5 राज्यों के साथ ही सीमा बनाता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, सूर्य किरण एक्सरसाइज। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। और सार्क का हेडक्वार्टर ये भी आपको नेपाल के काठमांडू में मिलेगा। अच्छा, नेपाल के एक विकेट कीपर बल्लेबाज है आसिफ शेख, उन्हें क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड दिया गया। अभी नेपाल में घोड़े यात्रा त्योहार मनाया गया। और अभी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने बताओ किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया? मोंटी देसाई को। और नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सेंडुक रुइट, इनका नाम भी न्यूज में था, जिन्होंने भी मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता है। बहरीन देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार है ये। और भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश भी नेपाल ही है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत पहले स्थान पर रहा। तो भारत के अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग को श्रेणी 1 में रखा गया है, यानी कि इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट रैंकिंग को कैटेगरी 1 में ही रखा गया है। अभी अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन निदेशालय का ऑडिट करने के बाद भारत को श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यह निर्धारित करता है कि कोई देश सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता है या नहीं करता। आपको याद है
अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की रैंकिंग जारी की थी, जिसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9th नंबर पे था। टॉप पे अमेरिका का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। और अभी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और स्वच्छ हवाई अड्डा बताया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। चलो बताओ, अभी किस हवाई अड्डे पर देश का पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर शुरू हुआ? तो आंसर होगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और नागरिक विमानन महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के भी नए प्रमुख बने थे, विक्रम देव दत्त उनका नाम है। और आप जानते हो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। हमारे एविएशन मंत्री यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा कागिसो रबाड़ा। तो आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं कागिसो रबाड़ा। और अभी पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए मुकाबले में उन्होंने अपना 100वां विकेट आईपीएल में लिया है। उन्होंने 64वें आईपीएल मैच में ये 100 विकेट लिए हैं और इस तरह से उन्होंने लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो अपने 70वें मैच में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज थे। और कागिसो रबाड़ा ने 100वां जो विकेट है ये किसका लिया? विद्यमान साहा का। और आईपीएल चल रहे हैं, अभी हमने पढ़ा कि आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? आपने कहा केएल राहुल बने। आपसे पूछा गया कि आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो डेविड वार्नर बने। और आपको याद होगा पिछले साल जो आईपीएल हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि रविचंद्रन अश्विन ये आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। पिछले साल का जो आईपीएल था 15वां संस्करण था, उसको गुजरात टाइटंस ने जीता था, जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स को। अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग पहली बार हुई, उसको मुंबई इंडियंस ने जीती है, जिसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। किसे हराया? दिल्ली कैपिटल्स को, जिसके कप्तान है मैग लेनिंग। तो अच्छा इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना? तो आंसर होगा अमेरिका। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है अमेरिका। दोनों देशों के बीच में इस दौरान 128.55 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। ये बताता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और भी ज्यादा मजबूत रहे हैं। और आप देख सकते हो कि वित्त वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच में व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 7.65%। तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना है। तो आप कह सकते हो भारत और चाइना के बीच में व्यापार में गिरावट आई है कितनी? 1.5% की। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में अमेरिका मोटो जीपी स्प्रिंट का ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो आंसर होगा फ्रांसेस्को बगनिया। तो वर्ल्ड चैंपियन फ्रांसेस्को बगनिया ने अभी अमेरिका मोटो जीपी जीत ली है। अमेरिका का ग्रैंड प्रिक्स एक मोटरसाइकिल रेसिंग इवेंट है जो मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा है। पहली बार 2013 में इसका आयोजन हुआ था। और जो आपकी कार रेसिंग होती है, ये तो मोटरसाइकिल रेसिंग है, कार रेसिंग जिसे फॉर्मूला 1 रेस बोलते हैं। अभी आपको पता है उसमें ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन ने, रेडबुल के ड्राइवर है। सऊदी अरब ग्रैंड प्री को सर्जियो पेरेज ने जीता, वो भी रेडबुल के ड्राइवर हैं। और इस साल की सबसे पहली जो रेस हुई थी वो बहरीन ग्रैंड प्री थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था और वो भी रेडबुल के ड्राइवर हैं। आप बता सकते हो भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए कि 100 साल से अधिक समय के बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मेलबर्न। तो मेलबर्न ये 100 साल से अधिक समय के बाद सिडनी को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। अभी मेल्टन का इलाका मेलबर्न की सीमा में शामिल होने के बाद शहर की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो 48,75,400 हो गई है, जो सिडनी की आबादी से 18,700 ज्यादा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1905 तक मेलबर्न ही ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर था। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। इसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहते हैं। कैपिटल इसकी कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज।
आपको याद रखना है इस साल जो क्वाड देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होगा उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2023 में क्वाड समिट ये ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही है और 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे ऑस्ट्रेलिया में। 2032 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन से वाले, क्या कहते हैं उनको, डाउन्स घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश है और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ ही आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। और अभी काकाडू अभ्यास का आयोजन ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन भी करता है ऑस्ट्रेलिया, उसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। और अभी रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया था। आपको याद रखना है 2023 में अभी जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुए थे ना साउथ अफ्रीका में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा के। और ये 2024 में जो होंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे होंगे, बांग्लादेश में। आपको याद है अभी आईसीसी T20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था ताहलिया मैकग्रॉ को, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और अभी 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था आर्यना सबालेंका ने, वो बेलारूस की हैं। और मेन सिंगल टाइटल जीता था नोवाक जोकोविच ने, वो सर्बिया के प्लेयर हैं। और आप जानते हो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है, लीसा स्टालेकर, ये ऑस्ट्रेलियन है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर को किस देश में चालू किया गया, तो आंसर होगा फिनलैंड। जो यूरोपीय देश है फिनलैंड, जिसमें परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है ओल्कीलुओटो 3, जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा है, अभी से शुरू किया गया है, जिसकी कैपेसिटी है 1600 मेगावाट, इसका उत्पादन करने का कैपेसिटी है। इसका निर्माण 2005 में शुरू हुआ था। अच्छा बताओ भारत में 2031 तक कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे, 20। अभी नासा ने अभी परमाणु इंजन का परीक्षण किया था, उसका नाम बताओ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और अभी जापान के वैज्ञानिकों ने एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास 241 के साथ पहले अज्ञात यूरेनियम आइसोटॉप्स की खोज की। बाकी बात फिनलैंड की है तो ये रहा मैप में फिनलैंड, कैपिटल हेलसिंकी है, प्रधानमंत्री हैं सना मारिन। और अभी नाटो का 31वां सदस्य देश ये फिनलैंड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 126 नंबर पर है, तो टॉप पे फिनलैंड है। ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया, 14 अप्रैल को। फिर बताओ मिस इंडिया 2023 किसे चुना गया, तो आंसर होगा नंदिनी गुप्ता को। फिर बताओ अभी उत्तरा बावकर का निधन हो गया, वे क्या थी, अभिनेत्री। फिर बताओ आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने केएल राहुल। फिर बताओ अभी सबसे उम्रदराज भारतीय अरबपति कौन बने, एलडी मित्तल। फिर बताओ अभी अंकटाड ने 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया, 6%। फिर बताओ एलआईसी के नए मुख्य निवेश अधिकारी कौन बने, रत्नाकर पटनायक। फिर बताओ कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में टॉप पे रहा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न बताओ वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया, 16 अप्रैल को। और अगला प्रश्न है अभी किस कंपनी को रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। और एक बार फिर से याद दिला दूं, और पूरे वीडियो में तो मैंने आपको याद नहीं दिलाया, अभी याद दिला रहा हूं, अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना भूलना मत, और अपने दोस्तों के साथ में भी एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी करियर के एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और चैनल पसंद आता है, पहली बार है चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर भी अगर बाई चांस किसी को नहीं मिलता नोटिफिकेशन, तो टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि दयालु योजना ये कहाँ शुरू की गई, तो आंसर होगा हरियाणा में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।